प्रसिद्ध कथावाचक और मोटिवेशनल स्पीकर जय किशोरी जी, जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में अपने कथा वाचन से पूरी दुनिया में प्रसिद्धि प्राप्त की। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं की जन्म कुंडली का विश्लेषण करने वाले हैं। जय किशोरी जी का जन्म 13 जुलाई 1995 को हुआ। क्योंकि हमारे पास उनके जन्म का सही समय उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे में हम उनकी जन्म कुंडली का विश्लेषण नाड़ी ज्योतिष के नियम अनुसार जीव लगन को आधार मानकर करेंगे। जब हम जीव लगन को आधार मानते हैं तब यहाँ पर मिथुन लगन उदय होता है, क्योंकि किसी भी महिला के लिए जीव कारक ग्रह शुक्र है। नाड़ी ज्योतिष की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि अगर आपके पास किसी स्त्री या पुरुष के जन्म का सही समय उपलब्ध नहीं है, तब भी आप उस स्त्री पुरुष के बारे में बहुत ही सटीकता के साथ प्रेडिक्ट कर सकते हैं और बहुत ही सरलता से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जब हम इस जन्म कुंडली को प्रथम दृष्टा देखते हैं तो यह जन्म कुंडली बहुत ही साधारण सी और बहुत ही कमज़ोर सी प्रतीत होती है, किंतु गहराई से देखने पर पता चलता है कि किस तरह से इस जन्म कुंडली में ग्रह अपनी स्ट्रेंथ प्राप्त कर रहे हैं। आप देखेंगे इस जन्म कुंडली में शनि और गुरु, जो कि किसी भी जन्म कुंडली के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हैं, वो दोनों ही यहाँ पर वक्री हैं। इसके बाद आप देखेंगे इस जन्म कुंडली में चंद्र मकर राशि में बैठा है और केमुद्रम योग में बैठा है। चंद्र से द्वितीय भाव में कोई ग्रह नहीं है, चंद्र से व्यय भाव में कोई ग्रह नहीं है और चंद्र से सप्तम भाव में कोई ग्रह नहीं है। ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि जब भी किसी जन्म कुंडली में चंद्र का केमुद्रम बनता है तो ऐसे जातक को अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है। ऐसे जातक का मन बहुत ज़्यादा विचलित रहता है। अब किसी जातक का मन बहुत ज़्यादा विचलित रहेगा, अशांत रहेगा, तो सीधी सी बात है वो कथा वाचन और मोटिवेशनल स्पीकर जैसे प्रोफेशंस में तो सफलता प्राप्त कर ही नहीं सकता। कहा जाता है अगर किसी जातक की जन्म कुंडली में चंद्र केमुद्रम में है, बहुत ज़्यादा पीड़ित है, तो ऐसे जातक ऐसी जातिका को धन अभाव भी होता है। किंतु जय किशोरी जी वर्तमान में अपनी एक कथा का काफ़ी अच्छा चार्ज करती हैं, जो कि दिखाता है कि उनका फाइनेंशियल स्टेटस भी बहुत ज़्यादा हाई है। तो अब शनि और गुरु जो कि यहाँ पर वक्री हैं और कमज़ोर भी हैं, क्योंकि आप देखेंगे शनि के ऊपर भी मंगल की सप्तम दृष्टि है, जो कि शनि का कट्टर शत्रु माना गया है, और गुरु के व्यय भाव में राहु है, गुरु के द्वितीय भाव में कोई ग्रह नहीं है, गुरु के सप्तम भाव में कोई ग्रह नहीं है। तो ऐसे में गुरु को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ प्राप्त नहीं हो रही। तो ऐसे में किस तरह से इन ग्रहों को स्ट्रेंथ मिलती है, सबसे पहले इसी को समझते हैं, क्योंकि उसी में इस जन्म कुंडली का रहस्य छुपा है। तो आप देखेंगे शनि इस जन्म कुंडली में वक्री है, 0 डिग्री का है। 0 डिग्री का वक्री होने का मतलब है कि शनि का अधिकतम प्रभाव कुंभ राशि में है, और शनि का अधिकतम प्रभाव जब कुंभ राशि में होता है तब यहां पर चंद्र का केमुद्रम अपने आप में भंग हो जाता है। चंद्र का केमुद्रम भंग हुआ अर्थात यहां पर मानसिक शांति मिली, विचार मिले और जीवन में सफल होने का योग बना। इसके बाद आप देखेंगे शनि के ऊपर मंगल की जो सप्तम दृष्टि थी, जो मंगल शनि को पीड़ित किए हुए था, उसका प्रभाव कम हुआ। उसके बाद आप देखेंगे शनि से द्वितीय भाव में केतु बैठा है। शनि यहां पर मीन राशि में है और मेष राशि में केतु है, तो केतु का प्रभाव भी शनि से कम हुआ। तो ऐसे में शनि को मंगल और केतु से कुछ राहत मिली। इसके बाद आप देखेंगे जब शनि वक्री होकर कुंभ राशि में अपना प्रभाव देता है, तब यहां पर उसका त्रिकोणीय संबंध शुक्र, बुध और सूर्य से बनता है, जो कि इस जन्म कुंडली में महाधन योग का निर्माण करते हैं। आप देखेंगे नाड़ी ज्योतिष का एक नियम है कि शनि के ऊपर जब भी किसी जन्म कुंडली में शुक्र का प्रभाव हो तो ऐसे में धन योग बनता है, और जब तक किसी जन्म कुंडली में शनि के ऊपर शुक्र का प्रभाव ना हो तब तक उस व्यक्ति को फाइनेंशियली स्ट्रगल करना पड़ता है। इसके बाद आप देखेंगे शनि के त्रिकोण में राहु भी आ जाता है, क्योंकि शनि जब कुंभ राशि से प्रभाव देता है, राहु क्योंकि इस कुंडली में तुला राशि में बैठा है, तो शनि और राहु का यहाँ पर त्रिकोणीय संबंध बन जाता है। नाड़ी ज्योतिष कहती है कि एक दूसरे से त्रिकोण में बैठे हुए ग्रह युति की तरह माने जाते हैं, एक दूसरे पर दृष्टि रखने वाले माने जाते हैं, एक दूसरे पर प्रभाव रखने वाले माने जाते हैं। तो शनि के ऊपर राहु का भी प्रभाव आ जाता है, और राहु का प्रभाव किसके साथ आता है? शुक्र के साथ आता है, क्योंकि शुक्र के त्रिकोण में भी राहु है और शुक्र की राशि में बैठा है। शुक्र के लिए राहु
नागमणि योग का निर्माण करता है, महाधन योग का निर्माण करता है जब शुक्र, शनि और राहु का आपस में संबंध हो जाए। तो ऐसे में कह सकते हैं कि यहाँ पर शनि की अपनी स्ट्रेंथ भी प्राप्त हुई, चंद्र की अपनी स्ट्रेंथ भी प्राप्त हुई, राहु और शुक्र के प्रभाव से यहाँ पर एक धन का सुंदर योग बन रहा है, सफलता का एक सुंदर योग बन रहा है। और इसके बाद आप देखेंगे शनि के ऊपर गुरु की पंचम दृष्टि है, क्योंकि गुरु यहाँ पर वृश्चिक राशि में है और शनि यहाँ पर मीन राशि में है, गुरु की ही राशि में है। तो ऐसे में धन का योग भी बन गया, कर्म का भी योग बन गया और प्रसिद्धि का भी योग बन गया। नारी ज्योतिष में शनि और गुरु के योग को कर्म धर्म योग माना गया है। तो जब भी किसी जन्म कुंडली में शनि के ऊपर गुरु का प्रभाव आता है तो माना जाता है कि ऐसे जातक को अपने प्रोफेशन में इजी वे में सफलता मिल जाएगी, जैसा कि उनके साथ हुआ। उन्होंने बहुत कम एज में कथावाचन शुरू किया और उसके बाद उनको दुनिया भर में सफलता मिलती गई। अब आप कहेंगे कि ठीक है, लाखों कुंडलियों में शनि गुरु का योग है तो सब जया किशोरी जी के लेवल के तो प्रसिद्ध नहीं है। आप देखेंगे इस जन्म कुंडली में शनि गुरु की राशि में बैठा है, गुरु की पंचम दृष्टि है, गुरु की राशि में बैठा है, गुरु की पंचम दृष्टि है। उसके बाद वक्री होकर कुंभ राशि का प्रभाव ले रहा है, जहां पर उसके ऊपर सूर्य का प्रभाव आ जाता है, सूर्य जो प्रसिद्धि देता है, शुक्र का प्रभाव आ जाता है जो धन देता है, बुध का प्रभाव आ जाता है जो कम्युनिकेशन देता है, और राहु क्योंकि यहां पर शुक्र की ही राशि में है तो ऐसे में इस धन और इस ज्ञान को बहुत ज्यादा वृद्धि कर देता है। इसके बाद आप देखेंगे गुरु भी यहां पर वक्री है। शनि के ऊपर कुंभ राशि में आने पर भी गुरु का प्रभाव समाप्त नहीं होता। शनि मीन राशि को छोड़ रहा है, कुंभ राशि का प्रभाव ले रहा है, तो गुरु क्योंकि यहां पर वक्री है, गुरु तुला राशि में प्रभाव दे रहा है। तो ऐसे में यहां पर शनि गुरु और राहु का वृहत कर्म योग बनता है, जिसके ऊपर शुक्र का भी प्रभाव है। तो ऐसे में बहुत ही उत्तम कोटि के सक्सेस के यहां पर योग बनते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि शुक्र यहां पर बुध की ही राशि में है। शुक्र क्योंकि जीव कारक ग्रह है। आप कहेंगे कि भाई मैंने शनि को बता दिया, गुरु को बता दिया, किंतु जब हमने जीव लगन को आधार माना है तो जीव लगन के आधार पर जब हम इस कुंडली का विश्लेषण कर रहे हैं तो हम शुक्र को क्यों भूल गए, हम लगन को क्यों भूल रहे हैं। तो आप देखेंगे शुक्र यहाँ पर मिथुन राशि में, मिथुन राशि के स्वामी बुध के साथ में बैठा है और मिथुन राशि कम्युनिकेशन की राशि मानी गई है। तो ऐसे में जीव कारक ग्रह का बुध की राशि में बुध के साथ बैठना ये दिखाता है कि ये लेडी कम्युनिकेशन में मास्टर है। इस लेडी के पास एक गजब का कम्युनिकेशन स्किल है, जिस वजह से ये पूरी दुनिया में अपने कथावाचन से प्रसिद्धि प्राप्त करती हैं। अगर इनका शुक्र किसी अन्य राशि में होता अथवा इनके शुक्र के साथ बुध बैठा नहीं होता, मिथुन राशि में शुक्र होता मगर बुध बैठा नहीं होता, तब इनके पास इस लेवल का कम्युनिकेशन स्किल नहीं होता। क्योंकि शुक्र का जो डिपॉजिटर है, शुक्र का जो राशि स्वामी है, वो शुक्र के साथ युति में है। और जब किसी भी ग्रह का राशि स्वामी उसके साथ युति में हो या उस पर दृष्टि डाले तो उस ग्रह के अंदर राशि स्वामी के गुण बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर शुक्र जो कि जीव कारक ग्रह है, उसके अंदर बुध के गुण बढ़ गए। बुध के गुण हैं वाणी, कम्युनिकेशन। अब यहाँ पर आप देखेंगे राहु का प्रभाव भी है त्रिकोण से। शुक्र के पंचम भाव में राहु बैठा है। पंचम भाव जो बुद्धि का भाव है और राहु क्या है, विस्तार का कारक है, तो यहाँ पर बुद्धि का विस्तार करता है। अब यहाँ पर राहु का प्रभाव कुछ ना कुछ नकारात्मक प्रभाव भी दे गई, जैसा कि उनकी जो भी वाणी है, उनका जो भी कम्युनिकेशन है, वह पूरा का पूरा धार्मिक होते हुए भी कहीं ना कहीं अपने हित के लिए है, स्वार्थ में है और कहीं ना कहीं धन कमाने की इच्छाओं के साथ है। क्योंकि आप देखेंगे जब भी किसी जन्म कुंडली में शुक्र के ऊपर राहु का प्रभाव हो और स्पेशली राहु अगर मंगल अथवा शुक्र की राशियों से प्रभाव दे तो ऐसे में व्यक्ति को कहीं ना कहीं कई बार स्वार्थी बनाया जाता है या फिर धन के प्रति बहुत ज़्यादा मोह दे देता है। और शुक्र से पंचम भाव अर्थात जीव कारक के बुद्धि भाव में क्योंकि राहु बैठा है तो वहाँ पर एक उनको स्वार्थ, धन के प्रति प्रेम, धन को इकट्ठा करने की एक इच्छा, बहुत ज़्यादा धनी बनने की एक इच्छा देता है। वो स्वाभाविक है क्योंकि यहाँ पर बुध के ऊपर भी राहु का प्रभाव है। और बुध के ऊपर जब राहु का प्रभाव होता है तो मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था कि ऐसे लोग वाकपटु बहुत ज़्यादा होते हैं, कब किसके साथ कैसे डील करना है इनको बहुत अच्छे से समझ में आता है। मैंने इसको नटवर लाल योग नाम दिया है कि मतलब ये गंजे को कंगी बेचने में माहिर होते हैं। अब इसके बाद आप देखेंगे कि शनि के ऊपर
केतु का प्रभाव है, गुरु का प्रभाव है और चंद्र का भी ये केमुद्रम भंग करता है, तो यह योग किसी भी जातक या जातिका को वैराग्य की तरफ ले जाता है या फिर धार्मिक कार्यों में इन्वॉल्व कर देता है, जिस वजह से ये कथावाचन के फील्ड में संबंध रखती है। अब बात करते हैं जो कि एक बहुत ज़्यादा चर्चित प्रश्न होता है कि जया किशोरी जी कब विवाह करेंगी, इनका विवाह कैसा होगा, इनका लाइफ पार्टनर कैसा होगा। देखिएगा, इनकी जन्म कुंडली अगर मैं नाड़ी ज्योतिष के नियम अनुसार देखूं तो धन के मामलों में बहुत अच्छी है, प्रसिद्धि के मामलों में बहुत अच्छी है, किंतु विवाह के परिप्रेक्ष्य से इनकी जन्म कुंडली बहुत अच्छी नहीं है। उसके कारण मैं आपको बताता हूं। जब हम शुक्र को लग्न में बिठाते हैं तब आप देखेंगे शुक्र से सप्तम भाव में गुरु की राशि आती है। शुक्र से सप्तम भाव का स्वामी गुरु है, जो कि यहाँ पर वक्री है और वक्री होकर राहु का प्रभाव लेता है। तो ऐसे में शुक्र से सप्तम भाव का स्वामी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में ना होने के कारण ये कह सकते हैं कि विवाह के लिए कुंडली बहुत अच्छी नहीं है। किंतु केवल जीव लगन से सप्तम भाव के स्वामी का पीड़ित होना या वक्री होना या कमज़ोर होना ये नहीं दिखाता कि यहाँ पर विवाह रिलेटेड कोई परेशानी हो सकती है। नाड़ी ज्योतिष में मंगल को किसी भी स्त्री के लिए उसके पति का कारक माना है। अगर आप इस जन्म कुंडली में मंगल को देखेंगे तो इस जन्म कुंडली में मंगल सर्वाधिक पीड़ित ग्रह है। इस जन्म कुंडली में शनि ने अपनी स्ट्रेंथ पाली, चंद्र ने अपनी स्ट्रेंथ पाली, गुरु ने अपनी स्ट्रेंथ पाली, किंतु मंगल एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके पास स्ट्रेंथ नहीं आती। वो किस तरह से आप देखेंगे, मंगल यहाँ पर कन्या राशि में बैठा है, अपनी शत्रु राशि में बैठा है। इसके बाद मंगल के ऊपर शनि की सप्तम दृष्टि है और शनि जब वक्री होता है, अगर हम शनि का प्रभाव कुंभ राशि से भी लें, जैसा कि मैंने कहा कि शनि यहाँ पर 0 डिग्री का है, तो मोस्टली उसका जो प्रभाव है वो कुंभ राशि में है। तब यहाँ पर शनि और मंगल का षडाष्टक योग बन जाता है, जो कि अपने आप में मंगल को पीड़ित करता है। जब भी शनि मंगल का षडाष्टक योग बनता है तो वह वैवाहिक मसलों के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता। मंगल के ऊपर शनि की दृष्टि आती है तो वह भी वैवाहिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा नहीं माना जाता, अगर किसी तरह से मंगल को स्ट्रेंथ नहीं मिल रही। तो यहाँ पर सप्तम भाव का स्वामी और मंगल का पीड़ित होना यह दिखाता है कि वैवाहिक दृष्टिकोण से ये जन्म कुंडली बहुत अच्छी नहीं है। अब मंगल से द्वितीय भाव में जो राहु है, मंगल से द्वितीय भाव में जो राहु है वो भी मंगल को बहुत ज्यादा वीक कर रहा है। हालांकि गुरु वक्री होकर राहु के उस प्रभाव को छीण कर रहा है। राहु के उस प्रभाव का छीण होना यह दिखाता है कि इनकी जन्म कुंडली में विवाह का योग है, किंतु वैवाहिक सुख का बहुत अच्छा योग नहीं है। इसके और भी रीजंस मैं आपको बताता हूं। देखिएगा, इस जन्म कुंडली में शनि का संबंध केतु से बनता है, क्योंकि केतु शनि के द्वितीय भाव में बैठा है और चंद्र शनि की राशि में है और चंद्र का शनि के मुद्रम भंग करता है। तो ऐसे में कई बार ऐसे जातक विवाह को लेकर खुद भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। जब उनकी विवाह करने की आयु होती है तब अक्सर ऐसे जातक प्रपोजल्स को डिनाई करते रहते हैं, कई बार इस चक्कर में कि भाई ठीक है अभी तो मेरी कोई एज ही नहीं है इतनी ज़्यादा, कर लूँगा विवाह या कर लूँगी विवाह। उसके बाद कई बार होता है कि एक अच्छा सुटेबल मैच नहीं मिल पा रहा होता है। इस वजह से मतलब विवाह में कोई बहुत विशेष दिलचस्पी वाली स्थिति नहीं होती। मना नहीं करते, मगर इस चक्कर में काफ़ी लेट करते जाते हैं। और क्योंकि इनकी जन्म कुंडली में शनि से द्वितीय भाव में राहु है और शनि से द्वितीय भाव में केतु और शनि फिलहाल तो क्योंकि राहु के प्रभाव में, क्योंकि वक्री है, तो ऐसे में अभी तो इनका ध्यान भोग की तरफ है, क्योंकि राहु और केतु में ये डिफरेंस है। अगर इस जन्म कुंडली में शनि वक्री नहीं होता, पहली बात तो जन्म कुंडली वीक बहुत हो जाती। खैर, हम उस चीज़ को एक बार साइड में कर देते हैं कि इस जन्म कुंडली का क्या सिस्टम है, मगर शनि के ऊपर जब भी केतु का प्रभाव आता है तो ऐसे जातक जातिका वैराग्य की तरफ जाने लगते हैं। उनका सांसारिक जीवन में कोई बहुत ज़्यादा मोह नहीं होता या फिर बहुत ज़्यादा कोई आर्गूमेंट नहीं करते, अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। क्योंकि इस जन्म कुंडली में शनि वक्री होकर राहु का प्रभाव ले रहा है, तो इसलिए अभी तो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कुछ कर रही हैं, ये पैसा कमाने के लिए भी बहुत इच्छुक है। किंतु ये दिखता है कि जैसे जैसे इनकी लाइफ आगे बढ़ती जाएगी ये और भी ज़्यादा स्पिरिचुअल होती जाएंगी और भी ज़्यादा धार्मिकता की तरफ बढ़ती जाएंगी, तो वो भी इनकी लाइफ में और प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा।
अब यहां पर आप देखेंगे इनके सप्तम भाव में डुअल साइन है, मंगल यहां पर डुअल साइन में बैठा है, शुक्र यहां पर डुअल साइन में बैठा है, शनि यहां पर डुअल साइन में बैठा है। इनकी जन्म कुंडली के 5 महत्वपूर्ण ग्रह द्विस्वभाव राशि में बैठे हैं। ये भी विवाहिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा योग नहीं माना जाता। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि किसी ना किसी तरह से वैवाहिक सुख का अभाव है। शादी हो जाएगी, शादी हो सकता है बहुत अच्छी भी हो जाए, हस्बैंड भी बहुत अच्छा हो, किंतु किसी ना किसी वजह से इनके आपस में रिलेशंस में बहुत मधुरता नहीं रहेगी, डिस्प्यूट्स आते रहेंगे। अब सामाजिक रूप से, क्योंकि जया किशोरी जी एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक पर्सनालिटी इस समय है, तो सामाजिक रूप से अपनी पर्सनालिटी को मेंटेन करने के लिए, सोसाइटी में एक अच्छा संदेश देने के लिए संभव है कि अपनी शादी को चलाए रखें, समाज में उस तरह का मैसेज दें कि ऑल इज़ वेल, किंतु उस तरह की संभावना यहाँ पर कम दिखती है। और ये भी संभावना है कि वो अपने प्रपोजल्स को टालती रहेंगी, अपनी शादी को डिले करती रहेंगी। अब बात आती है कि शादी के योग कब तक बनेंगे। तो फिलहाल भी अगर देखें तो इनकी जन्म कुंडली में 2025 के आसपास एक ठीक ठाक योग बन जाएगा, जो कि विवाह के लिए सही रहेगा। 2025 तक ठीक ठाक योग बनने की संभावना है। किंतु जैसा कि मैंने कहा कि इस तरह की जन्म कुंडली में विवाह ना होने का एक बड़ा कारण जातक की खुद की विल होती है कि वो टालता रहता है। तो अब देखते हैं इनको कब इनके लिए एक परफेक्ट मैच मिलता है। और एक इस तरह का भी योग यहाँ पर है कि ऐसे जातक या ऐसी जातिका के साथ वैवाहिक मसलों में कहीं ना कहीं फ्रॉड होने के चांसेस रहते हैं। फ्रॉड किस तरह का कि विवाह से पहले उनके जीवन साथी ने कुछ ना कुछ अपने बारे में छुपाया होता है, पूरी की पूरी सही डिटेल नहीं दी होती, ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। इस तरह के भी योग यहाँ पर है, तो उनको यहाँ पर भी कुछ सफ़र करना पड़ सकता है या कुछ धोखा अपने जीवन साथी के द्वारा मिलने के योग हैं। खैर, ये सब भविष्य की बातें हैं जो कि हम जन्म कुंडली से देख सकते हैं, किंतु कन्फर्म जया किशोरी जी विवाह करने के बाद ही कर सकती हैं। तो होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो जुड़े रहिएगा अष्टसूत्र के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।